तो चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट। बिल्कुल, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग कुछ क्वेश्चनों का आंसर दो जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइए। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? जल्दी से बेटा, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने की थी? बहुत तेज़ी से आंसर देना है, बेहतरीन तरीके से। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। बिल्कुल, जे थॉमसन ने। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बेटा इतनी याद रखनी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जे थॉमसन बाबा ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो की थी, पर बेटा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अभी ये पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है ये भी पता नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें थी। चार्ज और इलेक्ट्रॉन किसको नोट करते हैं? ई से, मास को एम से। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो साइंटिस्ट को अभी भी पता नहीं थी। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। साइंटिस्ट को ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास मतलब चार्ज को नोट करते हैं ई से और मास को एम। तो कहने वाला E/m रेशियो निकालने वाले हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। बोलो हाँ है ना? अरे आया कि नहीं आया? किसका रेशियो निकालने? अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये नहीं निकाल पाओगे। सर ई तो आपको पता ही है, एम भी हमें पता है। अरे आज के समय में हमें ई और एम पता है, पर उस समय ना तो लोगों को चार्ज पता था ना ही मास पता था। तो इन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला कैसे? अगर चार्ज पता चल जाता, मास पता चल जाता तो डायरेक्ट निकाल लेते, पर उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है। तो फिर कैसे निकाला? ये एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने। तो चलिए पढ़ते हैं। इन 1897 में एक ब्रिटिश फिजिक्स से जे थॉमसन, बहुत बेहतरीन, मान लो जो फिजिक्स के टीचर हैं, देख लो अब जरा। जे थॉमसन ने क्या किया? मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसे ई से नोट करते हैं, टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे एम ई से नोट करते हैं। बोलो है ना? मतलब जे थॉमसन ने ही E/m रेशियो निकाला था। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बोलो हाँ है ना? किसका? कैसे निकाला? वाई यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। इन्होंने क्या किया? कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया है। तो ये आपको दिख रहा है बेटा, ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है ये कैसा ट्यूब है? कैथोड रे ट्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा ट्यूब तुमने घर में कहाँ देखा है? कहीं देखा है घर में? अरे घर में ऐसा ट्यूब कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जरा ध्यान से देखो इस ट्यूब को। ऐसा ट्यूब तुमने घर में कहीं ना कहीं देखा है? बिल्कुल। अरे मिताली दीदी कैसी बातें कर रही, कह रही बल्ब में देखा है। बल्ब, हाँ कह सकते हो क्या? तो सर बल्ब भी ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये बल्ब में नहीं होता, टीवी में होता है। बिल्कुल बेटा, टीवी के पीछे कभी टीवी खोलना। हमारे ज़माने में तो जो टीवी चलती थी उस टीवी में क्या होता था कि पीछे बहुत बड़ा पिक्चर ट्यूब लगा रहता था, बेहतरीन, और ऐसे ही होता था बिल्कुल। बोलो हाँ है ना? अब तुम्हारे ज़माने में जो टीवी आ रही हो तो LCD आ रही है, तो उनमें तो पिक्चर ट्यूब बहुत छोटा सा होता है, सब कुछ इंसर्ट ही होता है उसमें। तो खैर हमारे ज़माने की बातें हैं ये, तो ऐसी टीवी होती थी। तो कहने का मतलब जे थॉमसन ने क्या किया? इसी कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करके और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके, देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते? प्लेट लगा के, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक नेगेटिव प्लेट लगा दी है। ये कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट, देखो लिखा है। और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? मैग्नेट लगा के। बोलो हाँ है ना? पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ है ना? अगर इस डायरेक्शन मान लो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ है ना? तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, पर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। चलिए, और हाँ तो इन्होंने किसका, अच्छा बताओ, इन्होंने E/m की वैल्यू कैसे निकाली? देखो इन्होंने 3 चीज़ों का यूज़ किया। कितने चीज़ों का यूज़ किया? 3। पहला कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया, दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई की, उसका यूज़ किया, और इन्होंने पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहे हैं,
किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन तीन चीज़ों का यूज़ किया ई वाई एम वैल्यू को निकालने के लिए। बोलो हाँ है ना? अरे आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन की ई वाई एम वैल्यू को निकालने के लिए इन्होंने तीन चीज़ों का यूज़ किया, कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करके, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का भी यूज़ किया। चलो कैसे, आपको ये फिगर दिख रहा है? तो इन्होंने क्या किया, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मान लो जब मैग्नेटिक नहीं लगी, जब यहाँ मैग्नेट नहीं लगी, मैग्नेट है ही नहीं है, मान लो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, तो वो कह रहे हैं जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। देखो बेटा, जब कोई फील्ड ना लगी हो तो इलेक्ट्रॉन सीधे जाएगा, जब मान लो इलेक्ट्रिक प्लेट नहीं लगी ना मैग्नेटिक लगी, तो बेटा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे जाएंगे। पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेट मान लो है ही नहीं, तो बेटा वो कह रहे हैं कि जो कैथोड रे है वो मुड़ के कहाँ जाएगी, पॉइंट ए पे। तो देखो ये कहाँ चली गई, ए पे। बोलो हाँ है ना? कोई बता सकता है ए पे ही क्यों मुड़ी? कोई बता सकता है नीचे क्यों नहीं गई? बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो बेटा, बताओ। अरे बहुत इजीली बता सकते हो उसको तो। बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज भैया जो है वो हाँ बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। आवाज़ नहीं आ रही बेटा? दिव्यांश, ये आवाज़ तो आ रही होगी बेटा, बाकी सबको आ रही है आवाज़? हाँ, तो दिव्यांशी दीदी आप अपना मोबाइल थोड़ा जो है चेक कर लें थोड़ा बहुत। देखो अब ये कह रहे हैं, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मान लो सिर्फ आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे, तो अगर सिर्फ आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल मुड़ जाएगा, और मुड़ के कहाँ करेगा, एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे कब आएगा, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी ही नहीं है। बोलो हाँ है ना? तो बताओ जल्दी से बताना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन मुड़ के कहाँ जा रहे हैं, कौन से पॉइंट पे जा रहे हैं? अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो पॉइंट ए पे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अनुराग भैया कह रहे हैं पॉइंट ए पे जा रहे हैं। हाँ अच्छा बताओ, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो कहाँ जाएगी, सी पे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों फील्ड एक साथ लगाएंगे तो दोनों कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाए, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाए। बोलो हाँ है ना? अगर भैया दोनों फील्ड एक साथ लगा दें, हम दोनों फील्ड एक साथ लगा दी, तो अब तो दिक्कत हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी भैया ऊपर चलो, मैग्नेटिक फील्ड कहेगी नीचे चलो। तो वो कहते हैं कि अगर हम दोनों को बैलेंस कर लें, बाई केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम दोनों को इस तरीके से बैलेंस करें कि इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, और इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज़ फॉलोड इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से उनकी वैल्यू को सेट करो जिससे इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे आ जाए जब वो इन दोनों की अब्सेंस में जा रहा था। जब ये दोनों फील्ड नहीं थे तब वो कहाँ जा रहा था, बी पे। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करो कि इलेक्ट्रॉन फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगे। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल। हिट द स्क्रीन एट द पॉइंट बी। बिल्कुल। थॉमसन ने क्या किया, हाँ आर्ग्यू डैट, इन्होंने थॉमसन ने बताया बेटा कि जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है पार्टिकल का, मतलब फ्रॉम देयर पाथ, मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना डेविएट कर रहा है, कितना मुड़ रहा है, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ज़्यादा कम मुड़ेगा और कम कम मुड़ेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। बोलो हाँ या ना? पहले बताओ ये बात समझ में आ गई इतनी बात? अब थॉमसन कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि भैया कि इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा मुड़ेगा और कब कम मुड़ेगा, ये अब बता रहे हैं, बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे ये डेविएशन डिपेंड करता है। बोलो हाँ है ना? यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिए हाँ, तो बेटा ये ट्यूब दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात पहले समझ लेते हैं, तो ये वो पॉइंट है जो डिसाइड करते हैं डेविएशन कब ज़्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा किसका बेटा, चार्ज पे, मतलब इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा बेटा ग्रेटर इज द इंटरेक्शन, उतना ही ज़्यादा बेटा क्या होगा, डेविएशन होगा। क्या होगा, डेविएशन। बोलो हाँ है ना? कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उससे टकराएगी, उतना ही ज़्यादा बेटा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन। इंटरेक्ट का मतलब मुलाकात करना, एक दूसरे से मुलाकात करना, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, बोलो हाँ या ना। अच्छा, हाँ, आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जितना ज़्यादा मास होगा पार्टिकल का, देखो मास कैसे, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी बहुत हल्का होगा, तो इलेक्ट्रॉन के केस में ज़्यादा डेविएट होता है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है, बोलो हाँ है ना। तो जितना छोटा मास होना चाहिए, हल्का पार्टिकल होगा तो जल्दी मुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वैसे भी हल्का होता है। तीसरा पॉइंट कि जो स्ट्रेंथ है बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक फील्ड की, बोलो हाँ है ना, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं ना प्लेट की मदद से, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा रहे हैं, मैग्नेट की मदद से, उनकी कितनी ज़्यादा उनसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, इस पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे बैटरी से तो जो प्लेट है उनके बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा निकलने लगेंगी, बोलो हाँ है ना। और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ज़्यादा डेविएशन होगा, बिल्कुल। और ऐसे ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट लगा दो, ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट लगा दोगे तो उनसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी तो नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मुड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो बताओ बेसिकली कितनी चीज़ों पे डेविएशन डिपेंड कर रहा है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मुड़ेगा या कम मुड़ेगा, या कोई भी पार्टिकल हो, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन, कोई भी पार्टिकल ज़्यादा मुड़ेगा या कम, किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ों पे। पहला, उस पार्टिकल पे कितना चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डेविएशन। दूसरा, उसका मास कितना है, जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा डेविएट होगा। तीसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डेविएशन होगा, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई बेटा सभी को, जल्दी से जोरदार तरीके से बोलो, बेहतरीन तरीके से। हाँ बेटा, पहला पॉइंट ये कह रहा है अनुराग भैया, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पार्टिकल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा बेटा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा वो मुड़ेगा, उतना ज़्यादा मुड़ेगा, बोलो हाँ या ना। कम चार्ज होगा तो कम मुड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग बता सकते हो बेटा, तुम लोग एक बात बता सकते हो, जल्दी से बताओ कि बताओ ये डेविएशन कितने चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक पे, दो पे या तीन पे, जल्दी बताओ। ये जो डेविएशन है, ये जो हमारी कैथोड रे जा रही थी मुड़ गई, ये किस पे डिपेंड कर रही है, तीन चीज़ों पे, बिल्कुल तीन चीज़ों पे। कोई बता सकता है पहला पॉइंट क्या था, मतलब पहला पॉइंट बताओ किस पे डिपेंड कर रहा था, बस पॉइंट करके बताना। चार्ज पे, बहुत बढ़िया, चार्ज कितना है, बहुत बढ़िया। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा, जल्दी, दूसरा मास पे, बहुत बढ़िया। मास कैसा होना चाहिए, ज़्यादा या कम, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अनुराग भैया, राज भैया, बेहतरीन। निखिल भैया ने बोल दिया कि ना लाइटर ही होना चाहिए, अनन्या दीदी भी बोल गई लो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट था, और क्या ज़्यादा होना चाहिए, तीसरा पॉइंट क्या था बेटा, तीसरा पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा, बहुत ही बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब वो कह रहे हैं वाई कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर आप क्या करते हैं, जो डिफ्लेक्शन हुआ कि मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जो कैथोड रे है जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है वो कितनी मुड़ी है, कितनी डिफ्लेक्ट हुई है, अगर वो आप ऑब्जर्व कर लो, क्या ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितनी मुड़ी और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर कितनी मुड़ी, तो उनकी मदद से फिजिक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से थॉमसन ने क्या की, E/m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और वो वैल्यू कितनी आई, E। अब तुम ये मत पूछना सर ये कैलकुलेशन कैसी हुई, ये कैलकुलेशन फिजिक्स में है, या हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पढ़ने को मिलेगी, बोलो हाँ ना। उन्होंने फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह लगा के तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितने मोड़ रहे, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल लिया, और ये वैल्यू आई 1.7588820 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर किलोग्राम। जहाँ m क्या है, m ही पता है सबको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, kg में,
और ई क्या है आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। किसमें? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। बोलो हाँ या ना? अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटा बताओ? बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलो बेहतरीन। सोनिया दीदी कहाँ नहीं आया बेटा? उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये देखा, उन्होंने डायरेक्ट ई वाई एम की वैल्यू निकाल ली कि इलेक्ट्रॉन कितना मुड़ रहे हैं। उसकी मदद से थॉमसन बाबा ने क्या किया? फिजिक्स के फॉर्मूले की मदद से उन्होंने ई वाई एम की वैल्यू निकाल ली। और आपको डायरेक्ट ई वाई एम की वैल्यू याद करनी है और कुछ करना ही नहीं है। कैसे निकाली ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। क्लियर है? अरे आ गया। चलिए बेहतरीन। तो बेटा बताओ किसकी वैल्यू निकाल चुके? तो कुल मिला के ई वाई एम की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कितनी? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। तो अब एक साइंटिस्ट आए जो बहुत ही फेमस थे, आर एम मिलिकन। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाला? चार्ज निकाल लिया। क्या निकाला? चार्ज। आ गया कि नहीं आ गया? अब रॉबर्ट मिलिकन आए और उन्होंने क्या निकाला? चार्ज निकालने की कोशिश की। बोलो हाँ या ना? क्या इतनी बात में सच बताना, किसी को कोई डाउट है क्या? देखो एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, तब पढ़ने में मजा आता है इसको। हाँ अनुराग भैया कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है। बेहतरीन। चलिए अनुष्का दीदी भी चिल्ला कह रही हैं, कह रही तबीयत खराब है भाई, तो कोई डाउट नहीं है सर। चलो देखो यहाँ पे बेटा अब क्या है, अब रॉबर्ट भैया आए और उन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, तुम लोग कायदे में रहिए, ई वाई एम की वैल्यू तो अब लोग निकाल ही चुके, अब हमें चाहिए क्या है? चार्ज। क्या चाहिए? चार्ज। तो उन्होंने कहा भैया हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को चार्ज पे क्या डिनोट करते हैं? ई से। बोलो हाँ ना? तो अब ई की वैल्यू निकालनी है। तो रॉबर्ट मिलिकन ने 1868-1953 में उन्होंने एक डिवाइस लिया। हाँ डिवाइस, अब मेथड, उन्होंने एक मेथड बनाया जिसको बोलते हैं वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मतलब रॉबर्ट एंड मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा? वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने क्या निकाला? चार्ज निकाला, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। मतलब रॉबर्ट मिलिकन ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो वो कह रहे हैं कि ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पाया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। उन्होंने पाया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा, वो होता है कितना? साफ साफ दे रहे हैं कितना? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, द प्रेजेंट एक्सेप्टेबल, मैं आज की जो वैल्यू, आज के समय में जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो ये है 1.602176 इंटू, वैल्यू तो सेम ही है लगभग, मतलब हम लोग आज भी इतना ही यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, द मास ऑफ द, अब देखो दो वैल्यू निकल आएंगे हमारे पास। किसकी वैल्यू निकल आई? ई वाई एम की निकाल ली हमने, और किसकी निकाल ली? ई। पर अभी भी लोगों ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं था। तो अब क्या चाहिए? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कहा बहुत आसान है, कुछ ना करो, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई अपॉन एम कर दो। तो देखो इससे क्या निकल आएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19, और ई अपॉन एम की वैल्यू ये है। तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना आ गया? मास कितना आ गया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बोलो हाँ है ना? मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ आ गया कि नहीं आया? किसी ने निकाला तो वो तो हम ही लोग निकाल सकते थे, क्या कि चार्ज निकल गया था और ई वाई एम की वैल्यू निकल गई थी, उसकी मदद से लोगों ने अपने आप मास निकाल लिया। बोलो हाँ है ना? लोगों ने मतलब उन्हीं साइंटिस्ट ने निकाल के दे दिया। आया कि नहीं आया बताओ? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई दिक्कत है ही ना है? चलो जल्दी से बताओ। तो रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए? जल्दी से बताइए। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकाली गई थी? इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकाली गई थी? जल्दी बताओ। देखो तीन वैल्यू हैं, एक है ई, एक है ई वाई एम और एक है एम। तो इन तीनों में सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकली थी? ई वाई एम। बहुत बढ़िया निकल, वेल डन। ई वाई एम के बाद क्या निकाला गया? ई, और फिर एम। अच्छा कोई बता सकता है
ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो निकाला रॉबर्ट मिल्टन ने, रॉबर्ट एंड्रू मिल्टन ने, बोलो हाँ है ना। ये ई बाई एम वैल्यू कौन से साइंटिस्ट ने निकाली थी? ये ई बाई एम वैल्यू कौन से साइंटिस्ट ने निकाली थी? बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ही बेहतरीन बेटा, जे थॉमसन। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में तो ये ऑब्जेक्टिव भी ऐसे पूछ लिए जाएंगे, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। बिल्कुल बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं है। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उस एक्सपेरिमेंट पे भी एक झलक डाल लेते हैं। बस 15-20 मिनट की क्लास बची है, बेहतरीन तरीके से देखो, और आज की क्लास क्या करते हैं, ख़त्म, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, मिल्टन का वाइल्ड ड्रॉप मेथड। तो इस मेथड में क्या है, वाइल्ड ड्रॉप कलेक्ट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। बेटा पहले तो सुन लो जरा ध्यान से, ये कंटेनर है, ये एटमाइजर है। क्या बेटा? एटमाइजर। एटमाइजर तुमने नौवा की दुकान गए हो कभी? नौवा की दुकान में एक वो हाथ में लिए रहता है, जिससे पानी अपने बालों में बौछार करता है, देखा नहीं देखा है? उसमें पानी भरा रहता है तो बालों में बौछार करता है, देखा कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। ऐसे ही मान लो वो नौवा के पास जो रखता है उसमें पानी भरा रहता है, ऐसे यहाँ पे बेटा तेल भरा है। क्या भरा है? तेल। और ये एटमाइजर है। क्या है? एटमाइजर। इसको जैसे तुम दबाओगे, जैसे, हाँ सोनिया दीदी कह रही है स्प्रे बोतल, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, उदय भैया गए हैं नौवा की दुकान पे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो जैसे ये एटमाइजर को तुम दबाओगे तो यहाँ से बेटा बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे वाइल के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। येलो कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? वाइल के ड्रॉपलेट्स हैं। जैसे तुम्हें एटमाइजर को दबाओगे तो वाइल के ड्रॉपलेट निकलेंगे। अब देखो, इसमें 2 प्लेट हैं बेटा, एक प्लेट तो आपको दिख ही रही है, अरे दोनों ही दिख रही होंगी। एक ये ब्लू कलर की प्लेट है, बोलो हाँ है ना, और एक है ये नीचे वाली प्लेट, बोलो हाँ है ना। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट है। एक पे मान लो कौन सा चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, बोलो हाँ है ना, बेहतरीन। और ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल, बिल्कुल। इस होल से क्या होगा, ये इतना छोटा होल है कि एक समय में एक ही ड्रॉप जाएगा, मतलब एटम के बराबर साइज का एक ड्रॉप गिरेगा नीचे, बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे बेटा इसकी 2 प्लेट के बीच में हवा भरी है। क्या भरी है? हवा। हवा मतलब गैसेस भरी है, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पे बेटा क्या है? एक्सरे सोर्स लगाया, मतलब यहाँ से एक्सरे अंदर डाली जा रही। प्लेट के बीच में कौन सी रे डाली जा रही? एक्सरे। अच्छा सर, एक्सरे से क्या होता है? बेटा एक्सरे क्या करेगा, जो अंदर गैस भरी है उनको आयनाइज कर देगा। क्या कर देगा? आयनाइज कर देगा। आयनाइज समझते हो बेटा? आयनाइजेशन का मतलब है कि जो अंदर गैस भरी है, मतलब उनके एटम भरे होंगे, उनके एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा बताओ, किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो एटम पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आयन, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो। तो इसका मतलब है इस एक्सरे ने क्या किया, अंदर जो गैस भरी है उनके एटम से टकराई होगी, तो एटम 2 हिस्सों में टूट गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। तो इस प्लेट के बीच में क्या होंगे? बहुत सारे पॉजिटिव एटम होंगे, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो हाँ है ना। बेटा बोलो। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, भैया जी क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बात भी सुन लेते हैं ध्यान से। कह रहे हैं इन दिस मेथड वाइल्ड ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस बाय द एटमाइजर। बिल्कुल फुब्बारे के फॉर्म में जो है, यहाँ पे बौछार के फॉर्म में क्या होता है, एटमाइजर से एक बौछार निकलती है, किसकी? वाइल्ड ड्रॉपलेट्स की। और वर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टिनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। ये जो अपर प्लेट है, ये कंडेंसर की जो अपर प्लेट है, ये आपको नीली कलर की प्लेट दिख रही है, ये वाइल्ड ड्रॉपलेट उसी के छोटे होल से नीचे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, ये जो डाउनवर्ड मोशन ऑफ दिस ड्रॉपलेट, अच्छा इस होल से जो ड्रॉप है वो कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? जल्दी बताओ। ये जो ड्रॉप गिरेगा वाइल का एक ड्रॉप, वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नॉर्मल सी कैसी बातें कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे ही जाएगा, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं तो ये नीचे जा रहे हैं, इसको किसकी मदद से देख रहे हैं? इट वाज व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप इक्विवेटर माइक्रोमीटर आई पीस। यहाँ पे तुम अपनी आंखें लगा देना, टिप्लू भैया को खड़े कर देना, और टिप्लू भैया अपनी आंखों से टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं कि इसके अंदर जो एटम नीचे की तरफ जा रहा है वो कैसे जा रहा है, बोलो हाँ है ना। हाँ, तो बाई मेजरिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस ड्रॉपलेट, तो रॉबर्ट मिल्टन ने क्या किया, कितनी स्पीड से वो ड्रॉप नीचे जा रहा है, कितनी स्पीड से वो ड्रॉप नीचे जा रहा है, वो टेलीस्कोप की मदद से रॉबर्ट मिल्टन देख रहे हैं। तो मिल्टन ने क्या किया, वाज एबल टू मेजर द मास ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट। तो अच्छा फिर से सुनना, उन्होंने क्या मेजर किया कि कितनी, इस टेलीस्कोप से देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से ड्रॉप नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड
को कैलकुलेट करके उन्होंने क्या किया, मास कैलकुलेट कर लिया किसका, वायल, जो वायल निकलेगा एक वायल का ड्रॉप निकलेगा उसका मास कितना है वो मिलकर ने मेजर कर लिया। कैसे मेजर कर लिया कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है उससे उसका मास निकाल लिया। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो हाँ है ना। वायल का जो ड्रॉप है वो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है उसकी मदद से मिल्कन बाबा ने वायल ड्रॉपलेट का मास निकाल लिया। बोलो हाँ है ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो द एयर इनसाइड द चैम्बर, जो चैम्बर के बीच मतलब दो प्लेट के बीच में जो एयर है, बाज आयनाइज्ड। आयनाइज समझ रहे हो बेटा, कितने लोग आयनाइजेशन का मतलब समझते हैं, अभी हाल बताया था। बीच में क्या भरी है, एयर। एयर मतलब क्या भरी है, गैस। गैस मतलब क्या है, बहुत सारे एटम। तो जैसे ही एक्स रे हम यहाँ से पास कराएंगे तो जो गैस के एटम हैं वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज। आयनाइज का मतलब बताओ जल्दी से क्या होता है। आयनाइज का मतलब होता है एटम के दो टुकड़े हो जाना, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कुछ सारे इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हाँ तो अच्छा तुम लोग बताओ, तो वो ये लिखें, द एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयनाइज्ड बाई पासिंग अ बीम ऑफ एक्स रे थ्रू इट। बोलो हाँ है ना। तो अच्छा बताओ, प्लेट के बीच में बेटा, प्लेट के बीच में क्या क्या मौजूद है, जल्दी बताओ। प्लेट के बीच में कौन से दो टाइप के पार्टिकल मौजूद है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, बोलो हाँ है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब बेटा क्या है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विद गैसियस आयन। बेटा एक बात सुनना, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ऑयल का ड्रॉप नीचे गिरेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, नहीं चिपक जाएंगे बताओ। अरे बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत चिपक जाएंगे, किससे, ऑयल के ड्रॉप से। बोलो हाँ है ना। ऑयल का ड्रॉप गिर रहा है, इस पे मान लो कौन सा, हाँ बिल्कुल, तो ऑयल के ड्रॉप पे कौन सा चार्ज हो जाएगा बताओ। अगर ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, कौन सा चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल, ऑयल ड्रॉप पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, द फॉल ऑफ दिस चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट। अब ऑयल ड्रॉपलेट कैसे हो गए, चार्ज हो गए, कैन बी रिटार्टेड और एसोलेटेड और मेड स्टेशनरी डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स। बेटा ध्यान से सुनना, अब इस चार्ज ड्रॉपलेट पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक, ऊपर कौन सी प्लेट है बताओ, ऊपर कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। नीचे कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव प्लेट इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट। कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसे ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो इस नेगेटिव, ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट हमारा क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो बताओ इस पे क्या होगा, जो ऊपर पॉजिटिव प्लेट है भैया वो क्या करेगी, उसे अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो कहते तुम नीचे ना जाओ, तुम नीचे मुझे छोड़ के ना जाओ। और भैया तुम लोगों को पता है ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, अरे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, अरे बोलो हाँ है ना, बिल्कुल लगेगा ग्रेविटी। हाँ बेहतरीन, नीचे ग्रेविटी की वजह से वो ऑयल पार्टिकल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर वाली प्लेट कह रही कि भैया तुम्हें नीचे छोड़, नीचे जाना नहीं है, पर ग्रेविटी कह रही है हम तुम्हें नीचे गिरा के ही मानेंगे। तो अब बताओ, अब किन की सुनी जाएगी, जल्दी बताओ किन की सुनी जाएगी, बताओ कि अरे मिड में तो तब किन की सुनी जाएगी, जिसकी ताकत ज़्यादा होगी। बोलो हाँ है ना। किन की सुनी जाएगी, जिसकी ताकत क्या होगी, अरे भैया जिनकी ताकत ज़्यादा, जो ज़्यादा तेज़ी से खींच ले वो वहाँ चले जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा है बेटा। हाँ, जैसे जैसे मान लो आजकल के बच्चे, अब बच्चे मान लो पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं तो पापा ने कह दिया कि बेटा चले जाओ पिकनिक पे, कोई दिक्कत नहीं है। और मम्मी कह रही है अगर तुम पिकनिक पे चलेगी तो बेटा समझे रही हो। तो कहने का मतलब फिर किसकी सुनी जाएगी। अब बच्चा तो फंस गया बीच में, कह रहा पापा की सुने या मम्मी की। तो घर में जलवा किसका है, मम्मी का जलवा है या पापा का जलवा है। अगर मम्मी का जलवा है तो तुम्हारी पिकनिक कैंसिल, और पापा का जलवा है तो बेटा तुम पिकनिक में चले गए। और बेटा अगर पापा और मम्मी ने दोनों ने सहमति जता ली तो तुम बीच में अटके रह जाओगे, ना तुम जा पाओगे और ना मतलब कहीं ना कहीं बीच में अटक जाओगे। बोलो हाँ या ना, दिक्कत में आ जाओगे। जलवा आजकल तो वैसे ही मम्मी का है आजकल घरों में, पहले के ज़माने में पापाओं का होता था जलवा। कुछ लोग अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया, चलो। तो वो यही कह रहे हैं कि जो पार्टिकल गिर रहे हैं कैन बी रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब उसके मोशन को अपोज कर रहे हैं, एसोलेटेड और मेड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रुक भी सकते हैं, या नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, या ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द टेबलेट। वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या बीच में रुकेगा। देखो रिटार्डेड का मतलब है ऊपर चला जाएगा, एक्सेलरेटेड का मतलब है नीचे चला जाएगा, और मिड डिस्टेंस में मतलब बीच में रुक जाएगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि वाइल ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है, ये डिपेंड कर रहा है पोलैरिटी, ये डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्टेज अप्लाई टू द प्लेट, कि उन दो प्लेट के बीच में कितनी ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो क्या किया जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है कि वाइल ड्रॉपलेट बीच में ही रुक जाए। बोलो हाँ या ना। बाई केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ वाइल ड्रॉपलेट। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से सेट किया जाता है कि पार्टिकल बीच में रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा? बीच में। तो उससे बताओ क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। जिस पॉइंट पे वो बराबर हो जाएंगे तो उसी पॉइंट पे फिर इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लेते हैं? चार्ज निकाल लेते हैं। तो लिखा भी उन्होंने बाई केयरफुली मीजरिंग, क्या मीजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट और स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ वाइल ड्रॉपलेट, कि मतलब जो वाइल ड्रॉप पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। और इन्होंने एक पॉइंट और लिखना चाहिए था कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। दोनों वैल्यू को मेजर करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को वो निकाल लेते हैं। बोलो है ना। तो मिलकर ने क्या कर लिया? कैलकुलेटेड दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। अच्छा बताओ, तो उन्होंने चार्ज किस पे निकाला? वाइल के ड्रॉप पे। तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार किया होगा उन्होंने, और हर बार एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या किया? वाइल के पार्टिकल पे कितना चार्ज आया वो निकाला। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। तो कभी चार्ज क्या आया? कभी वाइल ड्रॉपलेट पे चार्ज ई आया, कभी चार्ज कितना आया? 2e आया, कभी 3e आया, कभी 4e आया, और सबसे कम चार्ज कितना आया? ई। तो उन्होंने कह दिया कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा? वो ई ही होगा। कितना होगा? ई। मतलब कितना? ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा बेटा, कोई बता सकता है वाइल पे 2e चार्ज कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे। किसी वाइल पे 3 इलेक्ट्रॉन चिपके होंगे तो 3e चार्ज आ गया होगा, 4 चिपके होंगे तो 4। सबसे कम इलेक्ट्रॉन, सबसे कम चार्ज जो आया वही 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने मान लिया था। बोलो हाँ या ना। तो लिखा है, लिखा भी है कि जो चार्ज निकाला वाइल ड्रॉपलेट पे कितना आया? Ne आया। कभी 1e आया, कभी 2e आया, कभी 3 आया, पर जो सबसे कम वैल्यू थी वो e थी। वही हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। कितने लोगों को आ गया बताओ? जल्दी से बताओ, जल्दी से, बेहतरीन तरीके से। अनन्या दीदी को आ गया, अनुराग भैया को आ गया, बहुत बढ़िया। रिया, अनुष्का, दिव्यांशी, वेल डन, वेल डन बेटा, बहुत ही बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं है। बस बेटा ख़त्म ही है। ई की, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? यही बता, किन्ने बताई ई की वैल्यू? ई की वैल्यू भैया मिलकनी ने तो बताई है। एक्चुअली में हम बता रहे बेटा, वो तो हमने ई बोल दिया। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऐसे आया, देखो ऐसे आया, हम बता दे रहे। रो ना तुम, इन तो घर जाके रोने लगो। तो उन्होंने क्या किया? पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया कितना? मान लो आया है 3.2 × 10⁻19 कूलम। फिर दोबारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और दोबारा पे चार्ज आया 1.6 × 10⁻19 कूलम। फिर उन्होंने तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर आया मान लो कितना? 6.4 × 10⁻19 कूलम। तो अलग बार अलग अलग चार्ज आया। इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं? 2e। इसको क्या बोल सकते हैं? e। इसको क्या बोल सकते हैं? 6e। बोलो हाँ है ना, सॉरी 4e। तो आया तो इस टर्म में था, पर हम इसको e बोल देंगे। वो तो बाद में e बोला उन्होंने, ठीक है। आया जो था वो वैल्यू में आया था, e तो बाद में लगाया गया ये। बस बेटा लास्ट एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़नी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई। तो बेटा क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब आप लोगों ने देखा था? अरे देखा था कि नहीं देखा था? बेहतरीन। कैथोड रे में क्या था? हाई वोल्टेज की बैटरी थी। अब इन्होंने क्या कर दिया? बस कुछ नहीं करते हैं, जैसा आपने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी वैसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और कैसे हुई बेटा? इन्होंने क्या किया? एनोड में एक परफोरेटेड एनोड ले ली। परफोरेटेड एनोड, सॉरी परफोरेटेड एनोड नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी, परफोरेटेड कैथोड ले ली। देखो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से। इससे पहले क्या किया था उन्होंने? एक्सपेरिमेंट क्या चेंज किया बेटा? उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ले ली, बिल्कुल। और यहाँ जो एनोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव। और ये क्या है? एनोड। और ये कैसी है? कैथोड। परफोरेटेड। परफोरेटेड समझते हो? जिसमें बहुत सारे होल हो, बहुत सारे क्या हो? होल।
बहुत सारे क्या होल, जैसे करवा चौथ की छन्नी, करवा चौथ की छन्नी देखी कि नहीं देखी, बहुत सारे होल होते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं, करवा चौथ की छन्नी के अलावा भी होता है, बिल्कुल होता है। आटा की छन्नी देख लो, बहुत सारे होल होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आटा की छन्नी, जितनी भी छन्नी होती है सब में होले ही होते हैं। करवा चौथ की इसलिए बोला तो उस तुम किचन में तो जाते नहीं होगे, पर करवा चौथ के दिन तो छन्नी देख ही ली होगी तुम लोगों ने। हाँ बोलो हाँ या ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो वही एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ वैक्यूम पंप लगा दिया और यहाँ पे कोटिंग कर दी, इस बार यहाँ पे भी कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। बोलो हाँ या ना। तो बताओ पहले क्या किया, लो प्रेशर इसके अंदर गैस भर दी, पहले इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश की, पास नहीं होती। अच्छा बताओ, तुम लोगों को बताया था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब प्रेशर क्या हो, लो या हाई, बताओ। बहुत बढ़िया, एट लो प्रेशर। और वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई या लो, वोल्टेज क्या होना चाहिए, हाई या लो, जल्दी बताओ। बिल्कुल हाई वोल्टेज, बेहतरीन। प्रेशर लो और हाई वोल्टेज, जैसी प्रेशर लो होगा और हाई वोल्टेज होगा तो ठीक उसी समय कैथोड से क्या निकलती हैं, रेज। कैथोड से क्या निकलती हैं, रेज, जिन्हें क्या बोला गया, कैथोड रेज। क्या बोला गया, कैथोड रेज। ठीक उसी समय, ठीक बेटा उसी समय एनोड से भी क्या निकली, रेज। क्या भी निकली, रेज बेटा। एनोड से भी क्या निकली, रेज। और वो रे कैथोड के होल से पास होती हुए जैसी स्क्रीन से टकराई तो एक बेहतरीन सी चमक प्रोड्यूस हुई, जिससे ये पता चल गया कि एनोड से भी कोई रेज आ रही है, एनोड से भी कोई रेज आ रही है। और बेटा और इनको बोल दिया गया एनोड रेज। क्या बोला गया, एनोड रेज। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। आया कि नहीं आया बेटा। तो सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा कि कैथोड से तो रे निकल ही रही, उन्हें कैथोड रे बोला गया। ठीक उसी समय एनोड से भी रे निकल रही थी, एनोड रे बोला गया उन्हें। बोलो हाँ या ना। अच्छा, एनोड रे को कैनाल रे भी बोला जाता है। सर कैनाल रे काहे बोला जाता है, बेटा ध्यान से सुनना। कैनाल का ग्रीक वर्ड मतलब होता है होल। तो देखो एनोड किससे पास हो रही है, होल से ही तो पास हो रही है, होल से पास हो रही है। अरे होल से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इस वजह से इन्हें कैनाल रे भी बोल दिया गया। आ गया कि नहीं आ गया। और बाद में पता लगाया गया कि एनोड रे पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनोड रे को हम पॉजिटिव रे भी बोलते हैं, एनोड रे बोल दो या पॉजिटिव रे बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कैथोड रे की तरह, हाँ बहुत ध्यान से सुनना, जो मास है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन, हाँ मतलब कैथोड रे तो, अच्छा एक बात सुनो, जो कैथोड रे हैं, हाँ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से बेटा। कैथोड रे का जो मास है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता था कि आप कौन सी गैस लो। वो कैथोड रे कहती थी आप चाहे जौन सी गैस ले लो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा मास हमेशा एक जैसा ही आएगा। बोलो हाँ ना। पर एनोड रे में नहीं ऐसा होता है। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एनोड रे किससे मिलकर बनी होती है, एनोड रे बनी होती है बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। बोलो हाँ ना। हाँ, अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का चेंज कर दोगे, गैस को क्या कर दोगे, चेंज, तो बेटा ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो भी क्या, उनका मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। आ गया कि नहीं आ गया। मतलब हाइड्रोजन गैस लोगे तो बेटा, हाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर अलग चार्ज होगा। हीलियम गैस लोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर अलग चार्ज होगा। बोलो हाँ ना। अच्छा बताओ, पहले बताओ एनोड रे किससे मिलकर बनी होती है। एनोड रे बनी होती है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। बोलो हाँ ना। पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इनका जो मास है, इनका जो मास है वो फिक्स नहीं रहता, वो फिक्स नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी गैस भरी है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी है। गैस चेंज तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो भी, उनका मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पर कैथोड रे के केस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कैथोड रे किससे मिलकर बनी होती थी, बताओ जल्दी से। कैथोड रे किससे मिलकर बनी होती है, जल्दी बताओ जल्दी से। कैथोड रे किससे मिलकर बनी होती थी। अरे नेगेटिव चार्ज से तो बनी होती थी, पर क्या बोलते थे उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बेटा, बेहतरीन इलेक्ट्रॉन बोलते थे। बहुत ही बेहतरीन, मोनिका दीदी करें इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप ये नहीं कह सकते, एनोड रे के केस में नहीं कह सकते कि एनोड रे
एनोड रे के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बताओ क्या बोलोगे, कोई बता सकता है? एनोड रे बनी होती है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, इसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं बताओ? नहीं बोलते बेटा। बेटा यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बेटा। प्रोटॉन तब बोल सकते हैं जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हो। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हो तब हम कह सकते हैं कि एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर बनी है, बोलो हाँ है ना। पर अगर हीलियम गैस भरी हो और कोई गैस भरी हो तो हम ये नहीं कह सकते कि एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर बनी है, तब हम सिर्फ इतना कह सकते कि एनोड रे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, बोलो हाँ है ना। आया कि नहीं आया? आ गया बिल्कुल। इस बात को यही तो सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चे के मन में, वो ये सोचता है कि एनोड रे हमेशा प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर तभी बनी हो सकती है जब कौन सी गैस भरी हो, चलिए बताओ कौन सी गैस भरी हो? हाँ कौन सी? बिल्कुल शाबाश, हाइड्रोजन गैस। तो अगला देखो, अगला क्या है? द चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, ई वाई जो एम रेशियो है एनोड रे का, किसका बेटा? एनोड रे का। ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा बताओ? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। काहे? क्योंकि देखो चार्ज तो फिक्स है, चार्ज मास फिक्स है क्या? मास फिक्स है क्या बताओ? मास फिक्स है क्या? एनोड रे पे जो एनोड रे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास फिक्स होता ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो गैस चेंज तो मास भी चेंज हो जाएगा। तो ई वाई एम वैल्यू एनोड रे की डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ गैस पे, बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया? पहले इतनी बात बताओ सभी। डिपेंड करेगा, बेहतरीन। चलो, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखो एक बात सुनो, किसी अब जैसे हीलियम गैस है तो हीलियम गैस के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उस पर कितना चार्ज होता है, कोई बता सकता है? 2e। कितना होता है? 2e, बोलो हाँ या ना। हीलियम गैस पे बेटा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस पर कितना चार्ज होता है? 2e होता है, बोलो हाँ या ना। अगर आप लिथियम गैस ले लो, लिथियम ले लो, मान लिथियम तो मेटल होता है खैर, और कोई गैस ले लो तो उस पर चार्ज सब पे ई नहीं रहता, मल्टीप्लाई रहता है, 2e 3e 4 ऐसा चार्ज रह सकता है, बोलो हाँ या ना। सबसे कम चार्ज कब रहता है? जब हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, बोलो हाँ या ना। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा बेटा अगला, द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन कैथोड रे। अच्छा बताओ, कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कहाँ मुड़ती थी, जल्दी बताओ। कैथोड रे अगर जे मान लो नेगेटिव प्लेट हो, जे पॉजिटिव प्लेट है, अब जे हम कैथोड रे भेज रहे हैं तो कैथोड रे कहाँ मुड़ती थी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जो कौन सी रे है? कैथोड रे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब बताओ एनोड रे पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड रे कहाँ मुड़ेगी बताओ? एनोड रे कहाँ मुड़ेगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि जो कैथोड रे है जिस डायरेक्शन में मुड़ती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रे मुड़ेगी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोलो हाँ या ना। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया सर, बेहतरीन तरीके से आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो बेटा देखो एक चीज लिखी है, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव आयन कौन सा होता है? हाइड्रोजन से। हीलियम से बड़ा पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, सबसे छोटा आयन जो प्रोड्यूस होता है वो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। बोला था हमने कि हाइड्रोजन गैस भरोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे, बोलो हाँ ना। ये बात बेटा अच्छी खासी लोगों को समझ में नहीं आती। आप इस बात को यकीन रख लो, आप किसी से पूछ लेना, किसी से बच्चे अपने दोस्तों से कभी पूछना एनोड रे किससे मिलकर बनी हुई है, 98% बच्चा यही बोलता है कि एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है। 98% बच्चा। हम तो कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कल करके ही देख लेना। आप जब भी पूछना हाँ कि एनोड रे किससे मिलकर, 98% बच्चा बोलता है कि एनोड रे क्या है बेटा। अगर हीलियम वगैरह है तो हम बस इतना कहेंगे कि एनोड रे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, हम प्रोटॉन नाम नहीं लेंगे, बोलो हाँ या ना, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। ये भी बता दे रहे हैं, ये भी बता दे रहे बेटा, ये भी बता दे रहे। देखो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें
तो सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचेगा, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? एक। तो इस वजह से ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। और बेटा क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इस वजह से इसको प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन ही बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, कुछ होता ही नहीं है। फिर सॉरी, हीलियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन का ही नहीं बोलते, ये भी बता दे रहे हैं बेटा। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए तो हाइड्रोजन हीलियम का जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो बताओ क्या इसे प्रोटॉन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी हैं। बोलो हाँ या ना? और 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो इसे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन। तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अच्छा बेटा, दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज इन 1919। हाँ, लेटर अ नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस। अच्छा, पहले ये माना जाने लगा, मतलब पहले देखो 2 पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई थी, किसकी? पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव की। हाँ, तो ये मान लिया गया था कि एटम के अंदर 2 टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बोलो हाँ ना? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन दे दिया गया था और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दे दिया गया था? प्रोटॉन। पर ये नहीं कहा गया एटम के अंदर 1 प्रोटॉन भी हो सकता है, 2 प्रोटॉन भी, कितने प्रोटॉन भी हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर क्या हुई? कुछ समय बाद लोगों को ये लगा कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है, एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है। और इस पार्टिकल की डिस्कवरी की किसने बेटा? जेम्स चैडविक में इन 1932। बोलो हाँ ना? उन्होंने क्या ली? एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम ली, एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम। बोलो हाँ ना? थिन शीट ऑफ बेरिलियम। और उन्होंने क्या किया? एक इस पे क्या किया? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा दी। बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ, इस पे किसकी बम्बार्डिंग करा दी? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? बस इतना जान लो, अल्फा पार्टिकल वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। बोलो हाँ ना? तो इन्होंने क्या, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्या दो, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को पास कराया, किससे? बेरिलियम सीट से। तो जैसे ही बेरिलियम सीट से पास कराया तो बेरिलियम सीट से एक न्यूट्रल पार्टिकल निकले। कौन से पार्टिकल निकले? न्यूट्रल पार्टिकल निकले, जिन्हें क्या बोला गया बाद में? न्यूट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया? न्यूट्रॉन। बोलो हाँ ना? आ गया कि नहीं आ गया? मतलब बेरिलियम की सीट ली, उसमें अल्फा पार्टिकल बहुत सारे पास कराए, तो बेरिलियम की सीट से एक न्यूट्रल बिना चार्ज वाला एक पार्टिकल निकला, जिसका नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। बोलो हाँ ना? When electrically neutral particle having a mass slightly greater than that of proton were emitted। कह रहे हैं जब आपने अल्फा पार्टिकल का टकराव किया, मतलब बम्बार्डिंग कराई थिन शीट पे, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, थोड़ा सा। अच्छा, और इन्होंने इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन दे दिया। बोलो हाँ या ना? और ये बेटा प्रॉपर्टी है, देखो इलेक्ट्रॉन को किससे नोट करते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है और रिलेटिव चार्ज -1। मास इलेक्ट्रॉन पे ये है, और एएमयू में मास मेजर करेंगे तो इतना आएगा। बोलो हाँ या ना? आ गया कि नहीं आ गया? ये अप्रॉक्स मास है एएमयू में। प्रोटॉन पे मास कितना है? पी। मतलब प्रोटॉन को डिनोट किससे करते हैं? पी से। देखो प्रोटॉन का चार्ज सेम है। अच्छा, आप देखो जरा ध्यान से, जो हम बात कहना चाह रहे थे, ये है प्रोटॉन का मास और ये है न्यूट्रॉन का मास, तो देखो लगभग तो सेम ही है। यहाँ तक तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है, बस 2621 यहाँ 492, तो थोड़ा सा मास न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, पर लगभग होता दोनों का बराबर ही है। बोलो हाँ या ना? तो ये चार्ट आप याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने की, इस बात को याद रखना। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने? जेम्स चैडविक ने। बेटा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब बताओ, हम लोग 3 चीज़ें पढ़ चुकी कि एटम के अंदर भैया 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, बेहतरीन तरीके से। पूछें तुम लोगों से कुछ? पूछें बेटा? चलिए पूछें, बताना, जल्दी जल्दी बताना। बताओ,
ई वाई एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की किसने निकाली? ई वाई एम वैल्यू किसने निकाली इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला? मिल्कन ने निकाला बेटा, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अच्छा, मिल्कन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था मिल्कन ने चार्ज निकालने के लिए? बहुत बढ़िया, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वेल डन। अच्छा अच्छा, ये बताओ प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? मतलब एनोड रे की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन ने। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताना, बहुत ध्यान से सुनना कि ये बताओ, क्या एनोड रे किससे मिलकर बनी होती है? एनोड रे किससे मिलकर बनी होती है? एनोड रे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल, हमेशा यही बोलना है। अच्छा, हम लोग कब कहेंगे कि एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है? ये कब कहेंगे, ये बात कब कहेंगे कि एनोड रे प्रोटॉन से मिलकर बनी है? बिल्कुल, जब डिस्चार्ज टिप के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हो। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बेटा, मज़ा ही आ गया समझो। चलिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? चलिए, बहुत बढ़िया, चैटबैक। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा और जल्द ही मुलाकात करते हैं नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए गुड नाइट, और सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जल्द ही मुलाकात करते हैं आप सभी से। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू सून।